तो इस वीडियो में हम लोग जो है अपना चैप्टर 11 यानी 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज करवाना मेरा पर्पस नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। दूसरी बात, सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँ, सारे क्वेश्चन कराऊँ, वो अपना इंटेंशन नहीं है। थ्योरी पूरी बताऊंगा, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, उतनी थ्योरी जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में और सॉल्व कर दूँ। अथाह ज्ञान नहीं दूंगा, उतना जिससे क्या क्वेश्चन हो जाए। एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो 3D के अंदर होता क्या है, सबसे पहले जो है आपके 3 एक्सिस होते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक होता है आपके जेड एक्सिस, जो टेक्निकली होता है ऐसे है। बट ये जो लाइन है ये बोर्ड के बाहर है, इसलिए जो भी डेटा आप 3D के अंदर देखते हो वो आपको हमेशा बाहर आता हुआ लगता है, क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन ऐड होगी जो कि बोर्ड के बाहर है। बट इस बोर्ड के बाहर की लाइन को मैं ड्रॉ कैसे करूं, तो अपनी लिमिटेशन से कि आप ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इस बोर्ड के ऊपर जो आपको बाहर आती हुई दिखे। तो उसका जुगाड़ अपन ने निकाल रखा है कि आप इसको ऐसे बना दो। टेक्निकली तीनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, तीनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है ना, ये मैंने जेड एक्सिस मान रखा है। ठीक, फिर जो अपना चैप्टर 10 है वेक्टर, उस पे बेस्ड कुछ चीजें पुरानी यादों पे बेस्ड रहेगी आपकी। जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर क्या लिखते हो, आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर क्या लिखते हो, जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखते हो, के कैप। वो मतलब आपका ओरिजिन 0,0,0। कोई भी पॉइंट है वो आपको 3D में अगर दिया हुआ होगा तो वो एक्स, वाई, जेड की फॉर्म में होगा। इसको अगर आप वेक्टर की, ये ए पॉइंट है, आप इसका वेक्टर लिखोगे तो क्या होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होगा। ये आपका ओ ए वेक्टर पॉइंट की वेक्टर फॉर्म होगी। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि अब आपको एक पॉइंट दे रखा है तो उसमें आई जे के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, है ना। ये पुरानी बात होगी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, पुरानी बात मतलब चैप्टर 10 के वीडियो में है ये। डायरेक्शन रेशियो, अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आपका एक वेक्टर है या एक पॉइंट की वेक्टर फॉर्म है। तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो के लिए सिंबल होते हैं। ए का मतलब आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट, वो एबीसी हैं। एबीसी आपको दे रखे हैं, एलएमएन निकालने हैं। तो एलएमएन क्या होते हैं, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये पुरानी बातें बोल रहा हूं मैं। चैप्टर 10 का वीडियो अगर आपने देखा है, चैप्टर 10 आता है, वही चीजें बोले जा रहा हूं मैं ना। एम जो है वो क्या होता है, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या होता है, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है वो 1 होगा, वो दिख भी रहा है और वो प्रॉपर्टी भी है। एल जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो जब नाम में डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका मतलब एल का दूसरा मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा। एम का मतलब कॉस बीटा, एन का मतलब कॉस गामा। ये एल एम एन का मतलब होता है। एलएमएन जो अल्फा बीटा गामा है, ये भी एलएमएन का मतलब होता है। जो अल्फा बीटा गामा है वो किसी भी वेक्टर का एक्स वाई और जेड से एंगल है। ये अगर आपका एक वेक्टर है तो इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है मैं उसको अल्फा बोल रहा हूँ, इस वेक्टर का वाई से जो एंगल है मैं उसको बीटा बोल रहा हूँ, और इस वेक्टर का जेड से जो एंगल है मैं उसको गामा बोल रहा हूँ। तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। जब ए बी सी दे रखे हो तो एल एम एन ऐसे निकलते हैं, जब एंगल्स दे रखे हो तो एल एम एन ऐसे निकलते हैं। ए बी सी दे रखे हो तो एल एम एन ऐसे, नहीं दे रखे हो एंगल दे रखा हो तो एल एम एन ऐसे। कई बार ये होगा ना एंगल है ना ए बी सी है, तो पहले ए बी सी निकालो फिर। तो ऐसा कब होगा जब आपको ए बी सी दिया ही नहीं होगा, वो तब होगा जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक पॉइंट है ए जो है x1 y1 z1, एक पॉइंट है बी वो है x2 y2 और z2।
अपने को ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इससे एबीसी निकालना है। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हो और एबीसी निकालना हो तो क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इससे आपकी एबीसी निकल जाएंगे। ठीक, जब एबीसी निकल गया तो फिर एलिमेंट भी निकल जाएगा, फिर तो नॉर्मल बात है। तो 2 पॉइंट दे रखे हो और एबीसी निकालने हो तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, इजी है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एबीसी निकल जाएगा, एबीसी निकल जाएगा, एलिमेंट निकल जाएगा। ठीक बात। दूसरा, जब अपन ये कह रहे हैं कि अल्फा का मतलब क्या है, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है। अगर वेक्टर ही एक्स एक्सिस बन जाए तो वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा होता है। वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा होता है। अब मैंने बोला वेक्टर को रिप्लेस कर दो आप एक्स एक्सिस से, तो अब आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा होता है। तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा नहीं, जीरो होता है। अगर दोनों वेक्टर सेम है या दोनों लाइन सेम तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। आपके और आपके बीच में कितना एंगल है, जीरो। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ लें कि एक्स एक्सिस के एलिमेंट क्या है, तो एक्स एक्सिस का एंगल जीरो है, एक्स एक्सिस का वाई से एंगल 90 है, एक्स का जेड से भी एंगल 90 है। तो एलिमेंट निकालना है तो जो आपकी एक्स एक्सिस है उसका एलिमेंट एल कितना होगा, एक्स एक्सिस का खुद से एंगल निकालना है, एक्स एक्सिस का वाई से एंगल, एक्स एक्सिस का जेड से एंगल, एल एम एन कॉस 0 साइन 90 के बराबर होता है और बाकी दोनों आपके 0 0 हैं। तो एक्स एक्सिस के एलिमेंट कितने आगे, 1 0 0। वाई एक्सिस के एलिमेंट, वाई एक्सिस जो है उसके अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो क्या लिखोगे आप, 0 1 0, और z की बात करूंगा तो 0 0 1, क्योंकि z एक्सिस से एंगल 90 है तो गामा 90 होगा, बाकी तो 0 0 होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात। तो अगर आपको एबीसी दे रखे हैं तो एलिमेंट ऐसे, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं तो एलिमेंट ऐसे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो एबीसी आप ऐसे निकालोगे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो एबीसी आप ऐसे निकालोगे, और एबीसी निकलने के बाद फिर एलिमेंट आ जाएगा। ठीक बात। और एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस भी आप लिखोगे तो जेड एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, 0 0 और 1। ये जो है वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। इसके बाद एक फेमस और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो उस चैप्टर में 10th चैप्टर में भी था, तब भी मैंने बताया था, यहां पर भी है कि एक ऐसा वेक्टर जो तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है तो वो एंगल क्या होगा, अल्फा किसके इक्वल होगा। तो अगर एक वेक्टर तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है, मतलब उसने कह रखा है, मैंने क्वेश्चन बोल दिया है, मैं उसको अब लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद द डायरेक्शन एक्सिस, ऑल द डायरेक्शन एक्सिस या ऑल दी एक्सिस एक्स वाई जेड से उसका एंगल बराबर है, तो एंगल किसके बराबर है बताना है। तो अगर एक्स वाई जेड से एंगल बराबर है तो हम ये कह रहे हैं कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, वो आपको दे रखा है। तो हमको प्रॉपर्टी ये याद है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, 1। तीनों बराबर है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा का मतलब भी कॉस स्क्वायर अल्फा, गामा का मतलब भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल में 1। 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/3, तो कॉस अल्फा 1/√3। अब जो कॉस अल्फा है वही कॉस बीटा और वही कॉस गामा के बराबर है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। अगर मैं सिर्फ ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो एंगल है वो एक्यूट है, वरना यहाँ प्लस माइनस तो आना है, बट मैं एक्यूट एंगल लेके चल रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो कॉस इनवर्स 1/√3 या 1/√3। ठीक है, तो ये थ्योरी रहेगी आपकी 11.1 के लिए। इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम्पल जो करने हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, जो वर्बली हो जाएंगे उनकी जरूरत नहीं है। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो दे रखा है कि आपको 3 एंगल दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा, एलिमेंट निकालना है, वो आप निकाल लोगे। एबीसी दे रखा है, एलिमेंट निकालना है, निकाल लोगे। थर्ड एग्जाम्पल में 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो पहले एबीसी, इससे निकल जाएगा, फिर एलिमेंट निकल जाएगा एबीसी आने के बाद। फोर्थ में पूछ रहा है एक्स वाई जेड के डायरेक्शन रेशियोज बताओ, लिख दिए हैं। फिफ्थ में कह रहा है आपको एबीसी 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर प्रूफ करो।
तो 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे प्रूफ होंगे, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इस चैप्टर से नहीं करना चाहो तो ए बी वैक्टर निकाल लो, बी सी वैक्टर निकाल लो और ए सी वैक्टर निकाल लो। फिर क्या प्रूफ कर दो, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल ए सी वैक्टर, या किन्हीं भी दो वैक्टर का सम इक्वल तीसरा वैक्टर आ रहा है तो ये क्या है आपके कोलिनियर। वो तो उस चैप्टर का मेथड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस एग्जाम्पल में जो कर रखा है उससे करना है तो आप ए बी के डायरेक्शन डी आर्स निकालो और बी सी के डी आर्स निकालो, उनका रेशियो सेम आ जाएगा। तो रेशियो सेम आने पे तो आप कहते हो पैरेलल है, बट पैरेलल है तो उसमें एक पॉइंट कॉमन कहां से आ गया, पैरेलल लाइंस में एक पॉइंट कॉमन नहीं होता है तो वो ओवरलैप हो गई। ओवरलैप हो गई इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। तो मेरा सजेशन ये है कि मैं दोनों मेथड को डिस्कस कर लेता हूं, बट चैप्टर 10 के मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी वैक्टर निकालो, आप बी सी वैक्टर निकालो, आप ए सी वैक्टर निकालो, किन्हीं भी दो वैक्टर को ऐड करने पे तीसरा वैक्टर आ जाएगा तो कोलिनियर है। और अगर आपको इस एग्जाम्पल में जो लिखा है वो समझना है तो आप ए बी जो ए बी है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, उनका रेशियो सेम आ गया। सेम आ गया तो आप लिख देना कि रेशियो सेम है इसलिए कोलिनियर है। टेक्निकल बात यह है कि रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए थी, लेकिन पैरेलल लाइन में एक पॉइंट कॉमन कैसे, एक पॉइंट कॉमन है मुझे पता लग कैसे रहा है, तो ए बी और बी सी में बी कॉमन है तो पढ़ना मुझे आता है इसलिए पता लग रहा है। तो पैरेलल लाइंस में एक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता अनलेस वो ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप हो जाए तो एक के 1000 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। ओवरलैप होना मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ठीक, तो पांचों क्वेश्चन भी जो 11.1 में है वो ऐसे ही है, कुछ नया नहीं है। जो अलग क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं अपन 11.2। सबसे पहले अपने को निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट आए या 2 पॉइंट आए, फॉर्मूला जो है वो इक्वेशन का आपको ये याद करना है, x माइनस एक्स वन अपॉन है और y माइनस वाई वन अपॉन बी, यही इक्वेशन याद करनी है, z माइनस जेड वन अपॉन सी, इसी इक्वेशन को याद करना है। ए बी सी एक्स वन वाई वन जेड वन जो है वो आपके पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के या उसके पैरेलल लाइन के। इस बात को ध्यान सुनना, लाइन के या उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं डी आर से। अब जब मैंने बोला कि ये अभी तो एक पॉइंट से पास हो रही है और ए बी सी आपको दे रखे हैं, अगर ये 2 पॉइंट से पास हो रही, अगर ये 2 पॉइंट से पास हो रही होती, अगर ये 2 पॉइंट से पास हो रही होती तो फिर आपको एबीसी नहीं देगा वो, क्योंकि जब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो एबीसी कैसे निकलते हैं, x2 माइनस एक्स वन, बी कैसे निकलता है y2 माइनस वाई वन, और c कैसे निकलता है z2 माइनस z1। तो जब आपको एक पॉइंट तो डी आर डायरेक्ट दे रखे हैं तो ये इक्वेशन यूज करनी है। मैं कई बार फॉर्मूला बोल दूं तो आप ऑकवर्ड मत होना, इक्वेशन फॉर्मूला। और अगर आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 2 पॉइंट दे रखे हैं तो फिर abc डायरेक्ट निकाल लेना आप, x1 y1 z1 के प्लेस पे x1 y1 z1 और abc आप निकाल चुके हो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म ये होगी कि अगर आपने जो a वेक्टर है वो किसको मानना है, x1 i कैप y1 j कैप z1 की, मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसको आपने a वेक्टर बोल दिया, और b वेक्टर आप किसको बोल रहे हो, जो आपके डी आर्ट्स हैं, डी आर्ट्स डायरेक्शन रेशियोज जो हैं उसका वेक्टर बना दिया आपने। पॉइंट का जो वेक्टर फॉर्म लिखी वो a वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज की जो वेक्टर फॉर्म लिखी वो b वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ये नहीं यहां पे भी बी यहां पे भी बी, वो आप चाहो तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख लो, उस बात को दिल पे नहीं लेना है ना। तो समझ लो ना क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप ये नहीं कि आप बी कैसे लिख दिया, भाई कैपिटल बी कर लो यार, स्मॉल ए ये स्मॉल, कैपिटल ए कर लो कैपिटल सी कर लो, बस खुश रहो। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी जो है, अगर आपने इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान लिया, उसकी बात कर रहा हूं मैं, कोई नीड नहीं है इस चीज की। तो ये जो है आपकी सिंपल बात क्या है, पॉइंट जो है उसकी वेक्टर फॉर्म को ए वेक्टर बोलते हैं। डायरेक्शन जो है डायरेक्शन रेशियोज यार, जिस लाइन
के पैरेलल वो है, उसकी डायरेक्शन को बी वेक्टर बोलते हैं, और ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपका आंसर हो जाता है। आर वेक्टर की वैल्यू आपको नहीं पुट करनी है। ए वेक्टर मैंने बता दिया पॉइंट की वेक्टर फॉर्म, बी वेक्टर जिसके वो पैरेलल है डायरेक्शन रेशियोज उसके ए बी सी दे रखे होंगे, उसके आई जे के लगा दो, यहां लिख दो, आ गया आंसर। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, आगे बात समझ में। इसके बाद क्या होता है, अगर आपको दो लाइन दे रखी है तो उनके बीच में एंगल भी बनता होगा, तो दो लाइन दे रखी है और आपको उनके बीच का एंगल निकालना है, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अगले रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, मॉडुलस एक्यूट एंगल निकालना है। इसलिए अगर थीटा 90 है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर थीटा 90 है तो क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, और अगर थीटा 0 है, लाइंस पैरेलल है, तो फिर रेशियो सेम a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये मैंने जो लिखा है ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो यहां से एक बात निकल के आती है कि कोई लाइन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी तो वेक्टर फॉर्म में कर लोगे क्या, और कोई वेक्टर फॉर्म में दे रखी तो कार्टेशियन में कर लोगे क्या। मैं एक एग्जांपल दे दूं, है ना। जैसे मैंने ही बोला कि आर वेक्टर जो है वो है आपके आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आपको दे रखा है, ठीक। तो ये जो है किसके प्लेस पे, ए वेक्टर के प्लेस पे, ये जो है वो किसके प्लेस पे है, बी वेक्टर के प्लेस पे। ये बात है, ये जो है ए वेक्टर के प्लेस पे है और ये जो है वो बी वेक्टर के प्लेस पे आपको दे रखा है। तो ए वेक्टर क्या होता है, जो आपका पॉइंट होता है उसकी वेक्टर फॉर्म होती है, और बी वेक्टर क्या होता है, जो आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनकी वेक्टर फॉर्म होती है। सही बात। तो पॉइंट x1 y1 z1 होता है और डायरेक्शन रेशियोज abc होते हैं, मतलब x1 क्या है 1, अगर इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूं तो 1 माइनस 1 1, कोई आप ऐसे लिखते हो, तो ये आपका क्या आ गया x1 y1 z1। और बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज की वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन रेशियोज एबीसी होते हैं ना। तो ये 2 माइनस 3 और 5 जो है वो एक्चुअल में किसकी जगह पे होंगे, आपके एबीसी की जगह पे, क्योंकि एबीसी की वेक्टर फॉर्म लैम्डा के बाद लिखते हैं और जो पॉइंट है वो आगे लिखते हैं। लैम्डा के साथ जो होता है वो डायरेक्शन रेशियोज की वेक्टर फॉर्म होती है, याद रहेगी बात। लैम्डा या न्यू के साथ जो भी होगा मल्टीप्लाई में वो डायरेक्शन रेशियोज की वेक्टर फॉर्म, और जो पॉइंट है उसकी वेक्टर फॉर्म अलग से लिखी होती है। अब जब आपको ये पता लग गए तो फिर इक्वेशन की लिख दोगे, क्या लिखोगे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। अब इससे उधर जाना हो तो 1 माइनस 1 1 आई जे के लगा दो ए वेक्टर, और जो अपॉन में लिखे हैं वो ए बी सी होते हैं, तो ए बी सी का आई जे के लग जाएगा, वो बी वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, जब एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तब, दो पॉइंट दे रखे हैं तब उनके बीच का एंगल परपेंडिकुलर है तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, पैरेलल है तब, और वेक्टर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना। आगे बात समझ में। अब जो है इसके बाद क्या करेंगे वो समझते हैं, आप देखना एक बार। सबसे पहले जो है अपन आगे जो अपने कुछ फॉर्मूलाज और हैं पहले उनको डिस्कस कर लें ताकि फॉर्मूलाज का काम खत्म हो। ये शिकायत की फॉर्मूले बहुत सारे हैं, उससे तो कोई काम चलना नहीं, जो है वो एक्सेप्ट करना और पढ़ना है ना। दूसरी चीज जो है वो क्या है आपके, कि जैसे आपको दो लाइन दे रखी है जो पैरेलल नहीं है और आपको उनके बीच के डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल नॉन या डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना। तो पहली लाइन लिखते हैं, आर वेक्टर जो है वो क्या दे रखा है, a1 प्लस लैम्डा b1
दूसरी लाइन दे रखी है A2 प्लस लैम्डा B2। ये दो लाइन दे रखी है, आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लाइंस स्क्यू लाइंस हैं, तो डिस्टेंस D पॉजिटिव होगी तो मॉडुलस लगा दो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। कुछ बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ पे A2 क्रॉस A1 कर रखा है, यहाँ माइनस ही। कुछ बुक में, सब में नहीं कह रहा हूँ भैया, ना एनसीईआरटी की बात करो। तो ये B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपका आंसर है। फॉर्मूला बहुत टफ है, लेंथी है, वो सब बकवास है, वो आपको याद करना है। जो रियलिटी वो एक्सेप्ट करनी है, फॉर्मूला याद करना है तो करना है। उसके बाद अगर लाइंस पैरेलल हो जाती तो पता कैसे लगेगा, चमकेगा कैसे? चमकेगा कैसे कि लाइंस पैरेलल है? तो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो फिर जो लैम्डा या न्यू के बाद जो लिखा है वो सेम लिखा होगा, या कॉमन निकल के सेम हो जाएगा। लैम्डा के बाद जो लिखा है वो डायरेक्शन रेशियोज होता है। डायरेक्शन रेशियोज अगर एग्जैक्टली सेम है या उनका रेशियो सेम, मतलब वो लाइंस पैरेलल है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो पता कैसे लगेगा? तो लैम्डा के बाद या इधर न्यू के बाद जो भी लिखा है वो एग्जैक्टली सेम होगा या उनका रेशियो सेम आ जाए। मतलब इसमें से कोई नंबर कॉमन निकला और उसके बाद जो दिख रहा है वही न्यू के साथ लिखा है, तो रेशियो सेम है, लाइंस पैरेलल है। या तो एग्जैक्टली सेम लिखा आ जाएगा या फिर कॉमन निकाल के सेम बन जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा। कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है तो वो ऊपर लिख दें। इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है तो वो d किसके इक्वल होगा? b वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका मॉड्यूलस। तो यहां पे क्रॉस है, यहां पे आपके डॉट है, तो चीजें आपको याद रखनी। आगे बात समझ में? फॉर्मूले कितने हैं, कैसे हैं, टफ है, इजी हो, सब आपकी हेड है। कोई याद करना है तो करना है, ठीक। ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगी। आगे बात समझ में? कोई फॉर्मूला तो अपन नहीं भूल गए। अच्छा, एक चीज और जो मैं इंटेंशनली बताना चाह रहा हूं आपको, कि अगर दो लाइन एक ही प्लेन में है, वैसे 23 के सिलेबस में जो अभी जस्ट पेपर है 22 में, 22-23 वाले सेशन में, उसके अंदर वैसे तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, बट फिर मैं बता देता हूँ। एक लाइन है x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस z1 अपॉन C1। दूसरी है x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z1 अपॉन C2, z माइनस z2 अपॉन। ये दो लाइंस एक ही प्लेन में है, दोनों लाइन एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड में है या जेड एक्स प्लेन में है, प्रूफ करो। तो क्या करना है? डिटरमिनेंट बनाना, उसमें लिखना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। कुछ बुक्स में इसमें भी गलती है। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ गया तो वो एक ही प्लेन में, तो कुछ बड़ी चीज नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपने देख रखी है, कोप्लेनर वर्ड से आप इंट्रोड्यूस नहीं हो, बट ये दोनों आपको चेक करना आता है और डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सिर्फ कोप्लेनर वर्ड है जो आपको लगेगा कि सिलेबस में नहीं है, बट ये लाइंस देखना, उससे एक्सपेंड बारे में पता करना वो आपका पार्ट है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपके सिलेबस का पार्ट है, तो फिर वो आ सकता है और कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। अगर वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड एक्स प्लेन है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये एक चीज रहेगी। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूलाज है, कुछ अगर मैं भूल गया होऊंगा तो अपन वो डिस्कस कर लेंगे 11.2 से पहले। तो इनको याद करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। फॉर्मूलाज जो हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन की वो अपन ने लिख ली है, एंगल उनके बीच का लिख लिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों का लिख लिया है, और फिर 11.2 है। एग्जाम्पल्स जो करने लायक हैं वो मैं अटेम्प्ट करता हूं, जो अफोर्ड टू मिस है वो फिर अपन अफोर्ड टू मिस रहने देंगे, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नंबर 6 मेरे ख्याल से 11.2 के लिए पहला एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 469 पर है मेरे, है ना। तो क्या करना है उसके अंदर देखना है एक बार आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 को रीड करो एक बार, क्या दे रखा है उसके अंदर। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। पॉइंट होता है x1 y1 z1 और जिसके वो पैरेलल है वो डायरेक्शन का काम कर रहा है, और जो डायरेक्शन का काम कर रहा है वो डायरेक्शन रेशियोज आपको दे देगा। तो अगर मैं पूछूं पॉइंट क्या है तो 5 2 -4 यानी x1 y1 z1 दे रखा है, जिसके वो पैरेलल है वही डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट दे रखे हैं आपको। डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 2 -8, उसको उसने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो पैरेलल है का मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई ये डायरेक्शन रेशियोज है, मैं घुमा के बोल रहा हूँ, है ना। तो जिस पॉइंट से निकल रहा है, मैं जान करके इतने बेसिक क्वेश्चन को डिटेल में करा रहा हूँ, वो भी मार्क करके इनको बदल के, है ना। तो सबसे पहले x1 y1 z1 क्या है, तो वो 5 2 और -4 है। और ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है वो है 3 2 और -8। ये आपको ए बी सी दे रखे हैं और ये आपको x1 y1 z1 दे रखे हैं। x1 y1 z1 की अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो 5 i कैप प्लस 2 j कैप -4 k कैप होगी। ए बी सी की अगर वेक्टर फॉर्म आप लिखते हो तो 3 i कैप 2 j कैप -8 k कैप होगी। पॉइंट की वेक्टर फॉर्म को हम ए वेक्टर बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज की वेक्टर फॉर्म को हम बी वेक्टर बोलते हैं। अब आपको क्या नहीं आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 a b c चाहिए, लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर चाहिए, लिख दिया। अब तो फॉर्मूले याद करना है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है उसके अंदर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, यानी एक x1 y1 z1 है। जो एग्जाम्पल 7 है उसमें x1 y1 z1 देखो क्या दे रखा है आपको, -1 0 2 और एक है x2 y2 और z2, तो वो क्या दे रखा है 3 4 और 6। तो एबीसी निकाल लो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, एबीसी आ गया। अब इक्वेशन क्या है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, या फिर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है साहब। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर इक्वेशन आपको लिखनी है। तो x1 y1 z1 दिख रहे हैं, उनके आई जे के लगाओ। पॉइंट की वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर देती है, ए बी सी की वेक्टर फॉर्म बी वेक्टर देती है, तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 8th एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9th है उसमें आपको एंगल निकालने हैं। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, जो आर वेक्टर है एग्जाम्पल नंबर 9th में आर वेक्टर क्या दे रखा है आपको, आर वेक्टर आपको दे रखा है, कहां गया मैं, x + 3 अपॉन 3, y - 1 अपॉन 5 और z + 3 अपॉन 4। और दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपको, x + 1 अपॉन 1, y - 4 अपॉन 1, z - 5। ये 2 लाइन आपको दे रखी। आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सही क्वेश्चन कर रहा हूं ना मैं? अच्छा, मैंने 9th बोल के 10th करवा रहा हूं, क्या बात है। चलो पहले 10th ही कर दूं, है ना। तो ये 2 इक्वेशन दे रखी है आपको, अब इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था बोलो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, और यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट, ये मॉड्यूलस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके कॉस थीटा। तो ये जो है a1 है, ये b1 है, ये c1 है,
ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, और ये आपका फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना। जो आपका 9th वाला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है आपको एग्जाम्पल में, जो आपका आर वेक्टर है वो कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, फिर i कैप 2j कैप 2k कैप, और जो दूसरा आर वेक्टर है वो है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस न्यू 3i कैप 2j कैप 6k कैप। ये आपको दे रखा है। एंगल निकालना है, एंगल का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। मैं नहीं चाहता कि आप दो दो फॉर्मूले याद करो हर चीज के, तो यही फॉर्मूला है। तो क्या आप A1 B1 C1 बता सकते हो? लैम्डा के बाद जो लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियो की वेक्टर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे लैम्डा के बाद जो लिखा है वो डायरेक्शन रेशियो की वेक्टर फॉर्म है, यानी A1 B1 C1 की वेक्टर फॉर्म है, तो 1 2 2। न्यू के बाद जो लिखा है वो भी डायरेक्शन रेशियोज की वेक्टर फॉर्म है, तो A2 B2 C2 3 2 और 6 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आ गया समझ में? चलो, तो अब आपका जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11th, उस पर आते हैं। 10th तो कर लिया था अपन ने। 11th में दे रखा है कि आपको दो लाइन से उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो 11th क्वेश्चन पढ़ो एक बार, और उसमें जो वैल्यूज हैं उनको आप एक बार कॉपी करो, है ना। फिर अपन क्वेश्चन में उस फॉर्मूला लिखते हैं। तो 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक वेक्टर है, एग्जाम्पल है ना, आर वेक्टर। क्या दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और जो दूसरा आर वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस न्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये दे रखा आपको, है ना। क्या निकालना है इनके बीच की शॉर्टेज? तो लैम्डा के बाद और न्यू के बाद जो लिखा है उनका रेशो सेम नहीं है, वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो स्क्यू लाइंस हैं, और उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें पहले। वो क्या होता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड का मोड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका B1 वेक्टर, ये जो है वो क्या हो जाएगा B1 वेक्टर, लैम्डा के बाद जो लिखा है और न्यू के बाद जो लिखा है वो B1 B2 हो जाएंगे। ये जो है वो A1 वेक्टर और ये जो है वो A2 वेक्टर। ये तो क्लियर है, लैम्डा और न्यू के बाद B ही आता है, तो ये B1 B2, B1 क्रॉस B2। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे निकलेगा? दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिटर्मिनेंट बना के। तो यहां लिखो I J और K। I के साथ कितना है 2 माइनस 1 1, इसके साथ कितना है 3 माइनस 5 2, तो ये I कैप हाइड कर लेंगे। तो -2 बीच में माइनस लेकिन दो हैं, तो -2 बीच में माइनस और -5 तो +5 माइनस J 4 माइनस 3 प्लस K -10 +3, है ना। तो 5 माइनस 2 3i कैप माइनस J कैप और माइनस का 7k कैप। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो। ये रहा आपका A2, ये रहा आपका A1। 2i माइनस I कैप, J माइनस J कैंसिल, माइनस के और 0 तो माइनस के। ये B1 A2 माइनस A1 आया। अब B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो B1 क्रॉस B2 कितना है 3i कैप माइनस J कैप माइनस 7k कैप।
डॉट A2 माइनस A1 आई कैप माइनस के कैप, डॉट करो, 3i को i से करोगे तो 3 माइनस j है ही नहीं और प्लस 7, तो ये कितना हो गया 10। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर और 49, 50 और 59, ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, B1 क्रॉस B2 कितना है भाई, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 10 और रूट में 59 पॉजिटिव है, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। कैलकुलेशन आप भी मेरे साथ देखते रहो। तो आपका आंसर कितना आ गया 10 अपॉन रूट 59। ये एग्जाम्पल 11 हो गया, पूरा सॉल्व किया अपन ने। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उस पे आओ एक बार। उसमें क्या दे रखा है, दो लाइन से उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन में करना तो सेम ही काम है, लेकिन लाइंस देखो एक बार क्या है। आर वेक्टर जो है वो क्या दे रखा है आपको, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा, 2i कैप 3j कैप 6k कैप। और इधर दे रखा है आपको आर वेक्टर 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस न्यू 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ये दे रखा है आपको। तो आपको लैम्डा के बाद जो लिखा है और न्यू के बाद जो लिखा है वो सेम है, रेशो बोलो तो रेशो भी सेम है और वैसे एग्जैक्टली सेम है, तो लाइंस पैरेलल है। तो ये आपका बी वेक्टर क्या हो गया 2i कैप 3j कैप 6k कैप। ये जो है वो क्या हो गया आपका A1 वेक्टर, ये जो है वो क्या हो गया आपका A2 वेक्टर। फॉर्मूला आपको याद है, वैल्यू पुट करनी है, समझ गए। मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा आपको और आपका आंसर आ जाएगा, समझे बात को। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 था। जो B क्रॉस A2 माइनस A1 करने पे डेटा आएगा, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 करने पे एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, वेक्टर मत लिख देना ऊपर, डिस्टेंस वेक्टर की फॉर्म में अच्छी नहीं लगेगी ना। तो B क्रॉस A2 माइनस A1 करने पर, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करने पर, क्रॉस करने पर डेटा वेक्टर की फॉर्म में आएगा, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना आपका है ना, और नीचे मैग्नीट्यूड होगा इसी, ठीक है। चलो तो 11.2 जो है उसमें वैसे तो कोई ज्यादा ढंग के क्वेश्चन है नहीं, बट जो मुझे लगते हैं मेरी ओपिनियन में, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि जो लाइंस है उनके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं और आपको प्रूफ करना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको देखोगे तो क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13। ये दे रखा है आपको, एक दे रखा है आपको 4/13, 12/13 और 3/13, दूसरा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये दे रखा है। तो जब आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो मतलब आपको एक तरह से A1 B1 C1 नहीं किया कि वो L1 L2 या L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 दे रहा है। तो जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0, वैसे ही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0। कुछ बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं कि सर L कैसे निकलता है, A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो ये 13 सब जगह सेम इसका मतलब तो मैग्नीट्यूड है, तो ऊपर जो लिखे हैं वो A1 B1 C1 है वो भी ठीक है, वरना आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे इसको इससे 0 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस का साइन इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस का साइन इसको इससे मल्टीप्लाई, तब भी 0 का साइन 0 आ जाएगा। और फर्स्ट को डायरेक्ट लास्ट से करोगे तो भी 0 आ जाएगा। मैं एक कर देता हूँ, बाकी आप करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 4 48 और अपॉन 169, 36 अपॉन 169 और 12 अपॉन 169, तो एलसीएम 169, तो 48 माइनस 36 माइनस 12
0/169 कितना होगा, 0, ऐसी सब में होगा। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। उसके बाद इस पेज पे मेरी ओपिनियन में कोई खास क्वेश्चन है नहीं। 9th 10th ये सब बेसिक क्वेश्चन जो मैं करवाए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और एक क्वेश्चन नंबर 17 है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। ये एक फर्स्ट था, अब मैं 12 और 17 को भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक। तो जो आपका 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 - x/3, 7y - 14/2p और z - 3/2, ये पहली लाइन है। 7 - 7x/3p, y - 5/1, 6 - z/5। वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो बताओ p क्या आएगा। तो राइट एंगल पे कट करने का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप पहले देखो ये x - x1/a की फॉर्म नहीं है। x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, y का हमेशा 1 और z का हमेशा 1 होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ जगहों पर। तो इसको लिखो आप, माइनस कॉमन निकालो और उसको नीचे भेज दो। 7 कॉमन निकालो तो y - 2, और जो 7 कॉमन आया उसको आप नीचे भेज दो। और यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये फॉर्म बन गई। अब ये x बाय जेड की कोफिशिएंट बात है। फिर यहां से -7 कॉमन निकालो, उसको नीचे भेज दो, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां से माइनस कॉमन निकालो और उसको नीचे भेज दो। अब आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 कर दो। a1 -3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3p/-7, ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। कैलकुलेशन करके आपको p का आंसर निकाल लेना है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है 17 वाला, जिसको मैं डिस्कस करने को बोल रहा हूं, उसमें देखना क्या होगा कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन लाइंस जिनकी वेक्टर फॉर्म आपको दे रखी है। तो r वेक्टर जो वो क्या दे रखा है, 1 - t i कैप, t - 2 j कैप और 3 - 2t k कैप। इधर जो r वेक्टर है वो क्या दे रखा है, s + 1 i कैप, 2s - 1 j कैप, 2s + 1 k कैप, ये आपको दे रखा है। तो यहां पे दिक्कत ये है कि वो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ i j क्या आ रहा है ना, a वेक्टर दिख रहा है ना, b वेक्टर दिख रहा है ना, लैम्डा न्यू कहीं दिख रहा है। तो क्या करें, सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे ये t जो है ना वो लैम्डा के प्लेस पे, और जो s जो हो रहा है वो न्यू के प्लेस पे, ये सीन है। मल्टीप्लाई कर दो तो देखना क्या होगा, r वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 i कैप t j कैप t i कैप, है ना, t j कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप -2 t k कैप। अब कहाँ कहाँ पे वो टर्म है जिसमें t नहीं है, तो ये 3 टर्म है, i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। यहाँ से t कॉमन निकला तो -i कैप प्लस j कैप और -2 k कैप, ये r वेक्टर हो गया। सिमिलरली इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये s i कैप 1 i कैप 2 s j कैप माइनस j कैप -2s k कैप माइनस k कैप। तो r वेक्टर जो है वो s वाले को छोड़ दो तो ये 3 टर्म है, वो है आपका i माइनस j माइनस k कैप। s कॉमन निकाल लो तो i प्लस 2s माइनस, यहाँ पे भी 2s ही है क्या, 2s है क्या है, 2s k कैप या 2s j कैप। तो कहाँ s तो निकल गया ना, 2 j कैप और -2 k कैप। अब ये नॉर्मली तो हो गया, आप देखो ये जो है, अब ये क्या बन गया आपका a1 वेक्टर
ये बन गया आपका B1 वेक्टर, ये बन गया आपका A2 वेक्टर, और ये बन गया आपका B2 वेक्टर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस निकालनी स्क्यू लाइंस। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ऑफलाइन क्लासेस में जो आपको डाउट्स हैं वो आकर क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ठीक है, चलो।